साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है, यानी कक्षा 8 के जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं उनका ब्लड टेस्ट किया गया और ब्लड टेस्ट करने के बाद में उनका जो ब्लड ग्रुप है यानी कि रक्त समूह है वो क्या क्या आया। देखो किसी बच्चे का ए ग्रुप आया, किसी का बी आया, किसी का ओ आया, किसी का ए बी आया। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे थे और उनका रक्त समूह यहाँ पर लिखा गया है। आगे प्रश्न कह रहा है इन आंकड़ों के एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इनकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। जैसे यहाँ पर ये जो सारणी मैंने बनाई है, इन आंकड़ों को जब हम सारणी में लिखेंगे इसी को हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, और जब हमारी सारणी तैयार हो जाएगी बनकर तो हम आसानी से क्या बता सकते हैं कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह जो है विरलतम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हमें यहाँ लिखना है कि सबसे पहले तो ये रक्त समूह कौन कौन सा है, तो हम पहले लिखेंगे रक्त समूह। ठीक है, पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, रक्त समूह। दूसरे में हमें बनाना है मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह। और तीसरी सारणी हमारी हो जाएगी बारंबारता, यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो बार बार आ रहा है, वो हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता। यहाँ बारंबारता की जगह पर आप विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रक्त समूह लिख देते हैं। तो यहाँ रक्त समूह एक तो है ए, दूसरा रक्त समूह हमारा हो जाएगा बी, तीसरा रक्त समूह क्या हो जाएगा ओ, और चौथा रक्त समूह क्या हो जाएगा ए बी, है ना। अब देखो यहाँ पर हम एक एक आंकड़े को लेकर मिलान चिन्ह भरेंगे। अब मिलान चिन्ह किस में करना है, खड़ी लाइन में। तो यहाँ देखो ये क्या है ए, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे। फिर क्या आ रहा है बी, तो बी के सामने हम एक लाइन खींचेंगे। फिर आ रहा है ओ, तो ओ के सामने लाइन खींचना। फिर ओ आया तो फिर एक लाइन खींचेंगे। अब आया ए बी, तो एक ए बी हो गया। फिर वापस ओ आया तो ओ के सामने एक लाइन खींचेंगे। फिर ए आया तो ए के सामने लाइन खींचना। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल हमारा प्रश्न गलत नहीं होने वाला। तो एक एक आंकड़ा लो, उसका मिलान चिन्ह करो। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या आया ओ, तो ओ के सामने एक डंडी। और हमेशा ध्यान रखना कि जब 5 डंडियाँ आती है, जैसे 1 2 3 4, अब अगर फिर से अगर ओ आ जाता है तो जो अगली वाली डंडी होगी वो कैसे ऊपर से नीचे क्रॉस लाइन में बनानी है आपको, ये भी आपको मिलान चिन्ह में ध्यान रखना है। अब आएगा आपका बी, तो बी में हम एक डंडी खींचेंगे। फिर आया ए, तो ए में डंडी आएगी। ओ, अब देखो ओ, 4 तो खड़ी लाइन और 1 आड़ी लाइन। ठीक है, ये एक बंडल हमें बनाना है। फिर आया बी, तो बी की वापस खड़ी लाइन। फिर ए, तो ये 4 डंडियाँ हो गई। फिर ओ, तो ओ में अब जो 5 का एक बंडल बन जाता है, तो फिर उसके बाद कोई आंकड़ा आता है तो उसके आगे हमें एक फिर से नया बंडल बनाना है। ठीक है, फिर ओ आया तो फिर एक डंडी खींचेंगे। अब आया ए, तो अब देखो 1 2 3 4, तो 4 तो पहले से है, 5वां हमें कैसे खींचना है, ऊपर से नीचे तिरछा। फिर आया ए बी, तो ए बी के सामने एक डंडी आ जाएगी। फिर ओ, तो ये ओ हो गया। फिर आया ए, फिर ए के बाद वापस ए, फिर ओ, फिर ओ, फिर ओ आपका 5वां है तो ऊपर से नीचे तिरछी लाइन। फिर ए बी, बी, ए, फिर ओ, बी, बी 5वीं लाइन है तो ऊपर से नीचे तिरछी लाइन आएगी। फिर ए, फिर बी, फिर ओ। ठीक है, ये वो हो गया। अब इनको गिनकर हम इनकी बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो ये तो 5 का बंडल हो गया। फिर देखो 5 6 7 8 9, तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी रक्त समूह ए में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 9 है। फिर 5 और 1 6, तो रक्त समूह बी कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ओ वाले कितने हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो कुल 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। फिर उसके बाद में ए बी, तो ए बी में कितने बच्चे हैं, 3। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या भी आप चाहो तो लिख सकते हो भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी यहाँ देखो 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी बारंबारता सारणी। अब हमें प्रश्न में क्या कहा कि भाई अधिक सामान्य कौन सा रक्त समूह है और विरलतम कौन सा है, यानी सबसे अधिक रक्त समूह कौन सा है और सबसे कम रक्त समूह कौन सा है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो अधिक सामान्य जो रक्त समूह है, अधिक सामान्य रक्त समूह जो है, रक्त समूह वो कौन सा है? देखो जो सबसे ज्यादा बार आया, कौन सा आया? ओ। तो ये सबसे अधिक रक्त समूह है, वो कौन सा है? ओ है। ठीक है। और सबसे विरलतम, विरलतम यानी जो सबसे कम बार आ रहा है वो कौन सा है? ए बी। तो यहां लिखेंगे विरलतम रक्त समूह, रक्त समूह क्या है? ए बी है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 2 है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। यानी हमें 40 इंजीनियर दिए हैं जिनके घर से ऑफिस की जो दूरी है वो निम्न प्रकार से है। यानी किसी इंजीनियर की जो घर से ऑफिस की दूरी है वो 5 किलोमीटर है, किसी की 3 किलोमीटर है, किसी की 10 किलोमीटर है। ऐसा करके कुल कितने इंजीनियर है? 40 इंजीनियर है। आगे प्रश्न कह रहा है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यानी हमें क्या करना है? 0 से 5 वर्ग समूह लेने हैं, वर्ग अंतराल लेने हैं जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। यानी ये हमारी हो गई निम्न सीमा और ये हो गई हमारी ऊपरी सीमा, है ना। तो हमें ये ऊपरी सीमा जो है वो नहीं लेनी है। यानी 0 से 5 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें 0 किलोमीटर लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, लेकिन 5 को हमें नहीं लेना है। ये इसका मतलब है। आगे प्रश्न कह रहा है इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी जब ये बंटन सारणी आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको उसमें क्या देखने को मिला, क्या लक्षण आपको देखने को मिले, उसका उत्तर भी हमें लिखना है। तो चलो पहले हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ आ जाएगी दूरियाँ, किस में आएगी? किलोमीटर में। ठीक है। फिर हमें लेना है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और फिर आ जाएगा बारंबारता यानी इंजीनियरों की संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं इंजीनियरों की संख्या। चलो अब देखो हमें जो वर्ग अंतराल लेना है वो 0 से 5 है ना, 0 से 5 वर्ग अंतराल लेना है। तो जब भी आप वर्ग अंतराल लेते हो तो पहले आप जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें आपसे सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा ढूंढो क्या है। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हमें ये वर्ग अंतराल जो है कहाँ तक लेने हैं। तो देखो सबसे छोटा आंकड़ा जो है यहाँ पर वो क्या है? 2 है। ठीक है। और सबसे बड़ा आंकड़ा है वो क्या है? ढूंढो यहाँ में। तो वो हो जाएगा हमारा 32। ठीक है। तो यानी कुल मिला के हमें 35 तक जो है वर्ग अंतराल लेने हैं, क्योंकि 32 के बाद 35 ही ऐसा होगा जो उच्चतम सीमा में आएगा। चलो तो अब हमें ये पता चल गया हमें 35 तक वर्ग अंतराल लेने हैं। तो पहले मैं वर्ग अंतराल लिख देता हूँ। तो पहला आ जाएगा 0 से 5 किलोमीटर, फिर आ जाएगा आपके 5 से 10 किलोमीटर, फिर 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 तक हमें लास्ट लेना है। चलो अब 0 से 5 में हमें मिलान चिन्ह डालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आया? 5। यहाँ हमें 5 नहीं लेना, साफ साफ लिखा हुआ है जिसमें हमें ऊपरी सीमा नहीं लेनी है। ठीक है। तो ये 5 कहाँ आएगा? ये 5 आएगा 5 और 10 के बीच में। ठीक है, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ हम खड़ी लाइन खींचेंगे। फिर 3 0 से 5 में आएगा। 10 जो है यहाँ पर देखो हमें 10 और 15 इसके बीच में है ये, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, 1 लेना आपको। फिर 20 में निम्न सीमा वाला हमें 20 लेना है। फिर 25 में जहाँ निम्न सीमा है वो लेना है। फिर
तो ये 10 और 15 के बीच में आएगा। फिर 13, इनको काटते जाओ, 13 कहाँ आएगा, 13 हमारा 10 और 15 के बीच में आएगा। फिर 7, 7 आएगा हमारा 5 और 10 के बीच में। 12, 12 आएगा 10 और 15 के बीच में। 31, 30 और 35 के बीच में। फिर आएगा 19, 19 जो है वो 15 और 20 के बीच में आएगा। 10, 10 हमें 10 और 15 के बीच में, यानी ये पाँचवा है, तो ऊपर से नीचे हम इसको तिरछा लेंगे। फिर है 12, 12 जो है वो 10 और 15 के बीच में आएगा। फिर 17, 17 है 15 और 20 के बीच में। 18, 18 भी 15 और 20 के बीच में। 11, 11 आएगा 10 और 15 के बीच में। फिर 32, 32 आएगा 30 और 35 के बीच में। 17, 17 कहाँ आएगा, 17 आएगा आपका 15 और 20 के बीच में। 16, 16 भी 15 और 20 के बीच में, तो ये पाँचवा है, तो 5 भी हमें तिरछी लाइन लेनी है। फिर 2, 2 आएगा 0 और 2 के बीच में। 7 यहाँ आएगा। 9, 9 आएगा आपका यहाँ पर। फिर 7, 7 भी यहाँ आएगा, तो ऐसे हमें तिरछी लाइन। 8, 8 भी यहीं आएगा, ठीक है। फिर 3, 3 यहाँ आएगा। 5, 5 हमें निम्न सीमा वाला लेना है ना, तो यहाँ आएगा 5। फिर 12, तो देखो 12 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में। 15, 15 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। फिर 18, 18 आएगा 15 और 20 के बीच में। 3, 3 यहाँ आएगा। 12, 10 और 15 के बीच में, यहाँ पर आएगा। फिर 14, तो ये भी 10 और 15 के बीच में आएगा, तो ये पाँचवीं लाइन है, तो वो तिरछी लेनी है। फिर क्या है, फिर 2, तो 2 भी हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये पाँचवीं लाइन है, तिरछा लेना है इनको। फिर 9, तो 9 आएगा 5 और 10 के बीच में। 6, ये भी इसमें। 15, 15 निम्न सीमा वाला लेना है। फिर 15 वापस यहीं आएगा। 7, तो ये आएगा 5 और 10 के बीच में, और ये कौन सी लाइन है, ये आपकी पाँचवीं लाइन है। चलो फिर 6, 6 भी यहीं आएगा। फिर 12, 12 है जो 10 और 15 के बीच में, यहाँ आएगा। अब इंजीनियरों की संख्या लिखते हैं, तो देखो ये पूरा एक बंडल है, यानी कितने इंजीनियर, 5। यहाँ 5 और 5 10 और 1 11, तो यहाँ 11 इंजीनियर होंगे। यहाँ 5, 5 10 और 1 11, यहाँ भी 11 इंजीनियर। 5 और 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर 9 इंजीनियर होंगे। यहाँ पर केवल 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर 2। तो ये हमारी क्या बन गई, सारणी बन गई। अब यहाँ हम कुल इंजीनियरों की संख्या लिख देते हैं। अब जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर कुल इंजीनियर कितने मिलेंगे, 40। अगर यहाँ 40 आपको नहीं मिलते हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बारंबारता सारणी। अब हमें यहाँ पर क्या मुख्य लक्षण है जो देखने को मिलते हैं, उसको समझो। तो यहाँ देखो ये 5 है, फिर 11, 11, 9, फिर उसके बाद देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 और यहाँ 2। तो ऐसे इंजीनियर 0 किलोमीटर से लगाकर ये देखो 20 किलोमीटर तक, यहाँ देखो 20 किलोमीटर तक, यहाँ तक इंजीनियरों की संख्या देखो अधिकतम है ना जी। 5 से लगाकर 9 इंजीनियर, ये यहाँ तक जो है 20 किलोमीटर तक, 0 से किलोमीटर से लगाकर 20 किलोमीटर तक जो इंजीनियरों की संख्या है वो ज़्यादा है। बाकी इंजीनियर तो बहुत कम है। यानी इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अधिकतम इंजीनियर जो है उनका आवास से कार्यस्थल की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर से कम है। ये मुख्य लक्षण हमें पता चला। तो यही उत्तर हम लिखेंगे कि अधिकतम इंजीनियर के आवास के घर जो है ना, आवास यानी घर के आवास कार्यस्थल से यानी ऑफिस से, कार्यस्थल से 20 किलोमीटर की दूरी से कम है, 20 किलोमीटर की दूरी से कम है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। यानी हमें 30 दिन वाला महीना लेना है और उस महीने का जो प्रत्येक दिन है,
ठीक है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता हमें दी हुई है, प्रत्येक दिन की सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि जब सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होती है ना, तो वो हमारा महीना वर्षा ऋतु का होता है, और सापेक्ष आर्द्रता जब कम होती है तो वो महीना वर्षा ऋतु का नहीं होता है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है वर्ग 84, 86 और 86, 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलो पहले हम ये पहला प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे प्रश्न को करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले देखो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा आंकड़ा है 84.9 है ना, और सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर है 99.2, और हमें वर्ग अंतराल जो है कैसे लेना है, 84 से 86, यानी दो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत का अंतर है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेना है, हमें लेना है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, फिर हमें लेना है मिलान चिन्ह, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, दिनों की संख्या। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 84 से। तो हमें वर्ग अंतराल में 2-2% का अंतर लेना है। तो ये 84 से 86 हो गया, फिर 86 से 88 हो जाएगा, फिर 88 से 90 हो जाएगा, 90 से 92 हो जाएगा, 92 से 94 हो जाएगा, 94 से 96 हो जाएगा, फिर उसके बाद 96 से 98 हो जाएगा, 98 से 100 हो जाएगा। और क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 99.2 है, तो बस हमें 100 तक ही हमें ये आंकड़े लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 98.1 से। तो ये कहाँ आएगा, तो देखो 98.1 यानी 98 से ज़्यादा, यानी 98 और 100 के बीच में। तो यहाँ एक डंडी खींचेंगे, फिर 98.6, तो ये भी यहीं आएगा, फिर 99.2, तो 99 भी यहीं आएगा, फिर 90.3 यानी 90 और 92 के बीच में यहाँ आएगा, फिर 86, तो 86 और 88 के बीच में, फिर 95 से ज़्यादा है ना, तो ये 94 और 96 के बीच में आएगा, फिर है 92.9, तो 92 और 94 के बीच में, फिर 96.3, तो ये आएगा यहाँ पर, फिर 94.2, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, फिर 95.1, तो ये भी यहीं आएगा, 89.2, तो 89 इन दोनों के बीच में है, फिर 92.3, तो 92 और 94 के बीच में, 97.1, तो ये यहाँ आएगा, 93.5, तो ये यहाँ आएगा, फिर 92.7, तो ये भी यहीं आएगा, ठीक है, फिर 95.1, तो ये इन दोनों के बीच में मिलेगा, फिर है 97.2, तो 97 हमें यहाँ मिलेगा, 93.3, तो ये यहाँ मिलेगा। तो ये पांचवा आंकड़ा है, तो इसको हमें कैसे लेना है, तिरछा लेना है। चलो, फिर 95.2, तो 95 हमें यहाँ मिलेगा, तो यहाँ भी हमें तिरछी लाइन लेनी है। फिर 97.3, 97 भी हमें यहाँ मिलेगा, है ना, तो ये ऐसे आएगा। फिर 96.2, ये कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, है ना, तो ये भी हमारी तिरछी लाइन लेनी है। फिर है 92.1, तो ये 92 और 94 के बीच में आएगा। फिर 84.9, तो 84 और 86 के बीच में यहाँ आएगा। फिर है 90.2 यानी इन दोनों के बीच में। फिर है 95.7 यानी इन दोनों के बीच में। फिर 98.3, एक मिनट रुको, ये यहाँ नहीं आएगा भाई, सॉरी, ये है 95.7, तो इन दोनों के बीच में आएगा। फिर है 98.3, तो ये 98.3 यानी यहाँ आएगा। फिर है 97.3, तो इन दोनों के बीच में आएगा, ये नहीं है, ठीक है ना, इसको मत लेना। चलो, फिर है 96.1, तो इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा। फिर 92.1, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। फिर है 89, तो 89 हमें कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब हम दिनों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगी 1, यहाँ भी हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगी 2,
यहाँ भी 2, फिर 5 और 2 7, फिर ये हो गया 6, ये हो जाएगा फिर से 7, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुल दिनों की संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ देखो कुल हमारे दिनों की संख्या क्या आ गई, 30 आ गई, और हमें 30 दिन दिए हुए थे। इसका मतलब हमने एकदम सही प्रश्न किया है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखो दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो यहाँ देखो सापेक्ष आर्द्रता, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, यानी कि वैसे वैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है, और नीचे की तरफ सापेक्ष आर्द्रता क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ये 7 से लगाकर यहाँ पर ये 4 दिनों की, ठीक है, इन सभी दिनों की संख्या ज़्यादा है, और इन सभी दिनों में सापेक्ष आर्द्रता भी क्या है, ज़्यादा है। तो आर्द्रता ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कौन सा ऋतु है, वर्षा ऋतु का महीना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में सापेक्ष आर्द्रता अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न क्या है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। तो परिसर का सूत्र क्या होता है, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो चलो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 99.2, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, माइनस सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, तो 84.9। इसको घटाएंगे हम, तो चलो घटाते हैं। 12 में से 9 गए, बचे 3। ठीक है, 8 में से 4 गया, बचा 4। 9 में से 8 गया, बचा 1। तो यहाँ पॉइंट है एक संख्या छोड़कर, तो यहाँ भी पॉइंट आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर। 14.3 ये क्या है, परिसर है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। यानी हमें कुल 50 विद्यार्थी है जिनकी हमें ऊंचाई यानी कि लंबाई दी हुई है, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। जब हमारी सारणी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, हमें ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई cm में, यानी सेंटीमीटर में। फिर हमारा आ जाएगा मिलान चिन्ह, उसके बाद यहाँ आ जाएगी बारंबारता या फिर विद्यार्थियों की संख्या। चलो, तो सबसे पहले देखो हमें वर्ग अंतराल कैसे लेना है, 160 से 165 यानी 5 का हमें अंतराल लेना है। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल लेने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो है 150 का। ठीक है, ये 150 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे छोटा आंकड़ा है। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो हो जाएगा 173 का। चलो, जब हमें ये पता चल गया कि सबसे बड़ा आंकड़ा 173 का है, यानी हमें वर्ग अंतराल कहाँ तक लेने हैं, हमें 175 तक लेने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 173। समझ गए ना। चलो, तो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है 150 से शुरू करेंगे। तो वर्ग अंतराल यहाँ आ जाएगा 150 से 155। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 155 से 160, फिर 160 से 165, 165 से 170
और 170 से हमें अंतिम लेना है 175। ठीक है, अब हम एक एक करके आंकड़े इसके अंदर मिलान चिन्ह के रूप में डालेंगे। तो सबसे पहले देखो 161 किसके बीच में आएगा, 160 और 165 के बीच में। फिर 150, तो ये निम्न सीमा है ना, तो निम्न सीमा है तो सबसे पहले में आएगा। फिर 154, तो ये भी इसी में आएगा। 165 में हमें निम्न सीमा वाला लेना है, उच्च सीमा वाला नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना। निम्न सीमा वाला 165 आएगा। फिर 168, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। फिर 161 आ जाएगा इसमें। 154 ये आएगा 150 और 155 के बीच में यहाँ पर। फिर 162, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में। 150 निम्न सीमा वाला लेना है। 151 इसी में आएगा, लेकिन ये हमारी पांचवी मिलान चिन्ह है, तो इसको हमें तिरछा मिलाना है। 1 2 3 4 और 5, यानी 5 का एक सेट बनेगा। फिर उसके बाद 162, तो ये भी 60 165 के बीच में आएगा। फिर है 164, तो ये भी इसमें आएगा, तो ये पांचवी लाइन हमें तिरछी लेनी है। फिर 171, तो 171 कहाँ आएगा, 70 और 75 के बीच में। फिर 165 है, तो ये निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर उसके बाद 158, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर है 154, 154 इसमें आएगा वापस। फिर 156 इसी में नहीं, 155 और 160 के बीच में आएगा। 172, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। 160, तो ये 160 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। ठीक है, फिर 170, ये भी हमें निम्न सीमा वाला लेना है। 153, तो ये आएगा इन दोनों के बीच में। 159, तो 59 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। फिर है 161, तो 160 और 165 के बीच में आएगा। 170, तो निम्न सीमा वाला हमें 170 लेना है। फिर 162, तो ये इन दोनों के बीच में मिलेगा। फिर 165, तो 165 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। ठीक है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जो भी आंकड़ा आपको उच्च सीमा या निम्न सीमा वाला मिलता है, तो उसको हमें निम्न सीमा का जो वर्ग अंतराल है उसमें डालना है। फिर है 166, तो 166 हमें 165 और 170 के बीच में मिलेगा। लेकिन देखो ये 1 2 3 4 5 पाँचवा आंकड़ा है, तो इसको हमें तिरछा डालना है। ठीक है, फिर 168 मिलेगा हमें 65 और 70 के बीच में, यानी यहाँ। फिर 165 निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर 164 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 154 हमें मिलेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर 152 वो भी इसी में होगा। 153 इसी में होगा, लेकिन ये पांचवी लाइन है तो इसको हमें तिरछा लेना है। फिर 156, तो देखो 155 और 160 के बीच में आएगा। 158 ये भी इसी में आएगा, लेकिन ये पांचवी लाइन है तो इसको हमें तिरछा लेना है। फिर 162 ये इन दोनों के बीच में आएगा, ये भी पांचवी लाइन है, तिरछा लेना है। 160 ये निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर 161 इसी में आएगा। 173, तो 173 70 और 75 के बीच में आएगा। अब ये पांचवी लाइन है तो इसको तिरछा लेना है। फिर 166 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। 161 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। 159 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। 162 इन दोनों के बीच में। 160 और 165 के बीच में आएगा। 167, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में। 168 इसी में मिलेगा, तो तिरछी लाइन लेंगे। फिर 159 किधर मिलेगा, 155 और 160 के बीच में। फिर 158 इसी में मिलेगा। 153, तो ये आ जाएगा ऊपर। 154 इसी में आएगा। 159, तो 159 देखो कहाँ मिलेगा, 159 आपका आ जाएगा 155 और 160 के बीच में। अब देखो ये 5 का बंडल, ये 5 का, 5 और 5 10, 10 और 2 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, सॉरी 12 है, 5 और 5 10, 10 और 2 12। चलो, फिर है 5 और 4 9, फिर 5 5 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, तो यहाँ आ जाएगा 14। फिर 5 और 5 कितना हो गया 10, तो ये इसकी बारंबारता 10 हो जाएगी और इसकी बारंबारता 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी जो जोड़ है वो कितनी मिलनी चाहिए 50, तो आप जोड़ करो, इसकी कितनी आएगी 50 आनी चाहिए। तो देखो इनका योग जो है वो 50 आ रहा है ना। अब हमें इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो अगर इस सारणी को आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो शुरुआत में 150 से 155 सेंटीमीटर में 12 है।
फिर 155 से 160 सेंटीमीटर में कुल विद्यार्थी कितने हैं 9। फिर 160 और 165 के बीच में कितने हैं 14। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 165 सेंटीमीटर और उससे कम के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है अपने को। देखो ये संख्या जो है वो 50% से ज़्यादा हो गई। बाकी जो संख्या बची वो 10 और 5 की, यानी बहुत कम है। यानी केवल 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनकी लंबाई कितनी है 165 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ हम दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लिख सकते हैं कि 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई, अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 करना है। प्रश्न 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन यानी कि ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। ठीक है, यानी कि एक नगर है जिसमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी घुली हुई है, यानी उसका सांद्रण जो है वो ppm में ज्ञात किया गया। और ये कितने दिनों तक किया गया 30 दिनों तक। प्रत्येक दिन का जो डाटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे प्रश्न कह रहा है 0.00 और 0.04, फिर 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो पहले हम सारणी बनाएंगे, फिर इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा इसका पता करेंगे। तो देखो सबसे छोटा आंकड़ा है वो क्या है 0.01 और सबसे बड़ा आंकड़ा है 0.22। ठीक है, तो हमें जो है वर्ग अंतराल किस प्रकार से बनाना है, प्रत्येक में 4-4 का गैप होना चाहिए, 0.04 का गैप होना चाहिए, है ना। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0.00 से होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा आंकड़ा 0.01 है, इसलिए स्टार्टिंग आपको 0.00 से करनी है। और एंडिंग कहाँ होगी, तो देखो 0.22 सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो 0.24 पर इसकी एंडिंग होगी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं SO2 का सांद्रण, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का सांद्रण, और वो सांद्रण किस में है ppm में। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा मिलान चिन्ह और यहाँ आ जाएगी बारंबारता। ठीक है, यहाँ बारंबारता की जगह आप दिनों की संख्या भी लिख सकते हो, दिनों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें स्टार्टिंग करनी है 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 0.08 से 0.12, यानी 0.04 का हमें वर्ग अंतराल रखना है। ठीक है, फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.20, उसके बाद 0.20 से सीधा क्या आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो ये हमारे वर्ग अंतराल हो गए। अब हमें एक एक आंकड़ा लेना है और मिलान चिन्ह बनाना है। सबसे पहले 0.03, तो ये इसमें ही आएगा। ठीक है, फिर 0.08 ये आएगा, इसकी हमें निम्न सीमा लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आएगा। फिर वापस 0.08 यही आएगा, 0.09 इसी में आएगा क्योंकि इसके बीच में है। फिर 0.04, तो जो निम्न सीमा है वो 0.4 लेना आपको, तो निम्न सीमा यहाँ पर है तो ये यहाँ आएगा। फिर 0.17, तो ये किस में आएगा, ये 0.16 और 20 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। फिर है 0.16, तो ये 0.16 में निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर 0.05, तो 0.05 आएगा 4 और 8 के बीच में, है ना, यहाँ पर। फिर 0.02, तो ये इसमें आएगा पहले में। फिर 0.06, तो ये आपका आएगा इसके अंदर। फिर 0.18, तो 18 आपको कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, है ना, यहाँ पर। फिर 0.20, तो 0.20 में आपको निम्न सीमा वाला लेना है। फिर उसके बाद 0.11, तो 0.11 आपको इनके बीच में मिलेगा। फिर आपके है 0.08, तो ये निम्न सीमा वाला आपको लेना है। ठीक है, तो ये 5वां आंकड़ा है, तो ये हमें तिरछा लेना है। फिर उसके बाद है 0.12,
तो 0.12 की निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर है 0.13, तो इसी के बीच में आएगा। फिर है 0.22, वो आएगा लास्ट वाले ग्रुप में। फिर 0.07, वो किस में आएगा, इन दोनों के बीच में। चलो, फिर 0.08, तो निम्न सीमा वाला हमें लेना है, ठीक है। फिर 0.01, तो पहले ग्रुप में आएगा। फिर 0.1, तो 0.1 किस में आएगा, इनके बीच में आएगा, 1.10 है ना, यहाँ पर इसके बीच में आएगा। फिर 0.06 का आएगा, तो 0.04 और 0.8 के बीच में। अब ये 5वां आंकड़ा है, तो हमें तिरछा लेना है। अच्छा, इसके बाद देखो 0.09, तो ये आएगा इनके बीच में। 0.18, तो 1.8 आएगा 0.16 और 0.2 के बीच में। फिर है 0.11, तो ये आंकड़ा भी हमें इनके बीच में मिलेगा। फिर है 0.07, तो 0.7 जो है वो इनके बीच में मिलेगा। 0.05, तो 0.5 किस में मिलेगा, इन दोनों के बीच में ही मिलेगा। 0.07, तो वो भी इसी में मिलेगा। फिर 0.01, तो वो पहले ग्रुप में मिलेगा। और 0.04, तो निम्न सीमा वाला हमें लेना है आंकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 1 2 3 4 दिन हो गए। फिर 5 और 4 9, ये 9 दिन हो गया। फिर 5 और 4 9, ये भी 9 दिन हो गया। ये 2 दिन हो गया। ये कितने दिन हो गए, 4 दिन। और वापस ये 2 दिन। तो इनकी टोटल जो है करेंगे तो कितने आने चाहिए, 30 दिन आने चाहिए। तो करते देखो, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 24 और 4 28 और 2 30, यानी इसके कुल दिन कितने आ गए, 30 आ गए। अब देखो, हमें दूसरे प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, 0.11 से ज़्यादा। तो देखो 0.11 से ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा, तो 0.11 से ज़्यादा जो है इस 3 ग्रुप में मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पर 0.12 लास्ट है, लेकिन 1 2 इसके अंदर हमें काउंट नहीं करना है। यानी ये 1 1 काउंट कहाँ हो रहा है, 1 1 काउंट हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0.11 से ज़्यादा बोल रहा है। तो ज़्यादा कौन है, 0.12 है। और 1 2 हम यहाँ काउंट नहीं करते, 1 2 काउंट हम कहाँ करते हैं, नीचे की ओर करते हैं। तो ये जितने भी ग्रुप है, इसमें जितने भी दिन आएंगे वो हमें काउंट करने हैं। ये सभी दिन जो है 0.1 ppm से ज़्यादा है, 0.11 ppm से ज़्यादा है। तो ये कितने दिन है, देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता 8 दिन 0.11 ppm से अधिक रही। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। यानी हम 3 सिक्के लेंगे, 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे। तो जैसे एक बार उछाला तीनों को, तो हमें चित्त एक भी बार नहीं मिला, तो ये 0 हो गया। फिर दूसरी बार तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला, तो उसमें एक सिक्के में क्या आया, चित्त आया, यानी हेड आया, तो यहाँ 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसको 30 बार लिखा, ठीक है। तो 30 बार लिखने पर हमें क्या करना है, ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यानी मुझे इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगा, चित्त आने की संख्या, है ना। यहाँ पर चित्त कितनी बार आ रहा है वो हमें लिखना है, चित्त आने की संख्या। फिर यहाँ आ जाएगा मिलान चिन्ह, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बारंबारता, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 0, और सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 3। तो यहाँ पर हमें जो इनकी चित्त आने की संख्या है वो लिखनी है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमें इनके मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो 0 यहाँ पर यहाँ आएगा, फिर 1 नीचे आएगा, 2 इसके नीचे, फिर 2 इसके पास में, फिर 1, तो 1 हमें यहाँ मिलेगा, फिर 2, तो 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ मिलेगा, फिर 3 नीचे आएगा, 0 पास में, 1 वापस यहाँ आएगा, 3 के पास,
एक, तो देखो एक में ये पांचवा मिलान चिन्ह है, तो पांचवा मिलान चिन्ह हमें तिरछा लेना है। फिर एक तो इसके पास में, फिर दो तो नीचे की ओर, फिर दो तो ये पांचवा है तो तिरछा आएगा, फिर जीरो, जीरो के पास एक, एक के पास दो, दो के पास, फिर एक, एक के पास, फिर तीन तो तीन के पास, फिर जीरो तो जीरो के पास, फिर जीरो, तो ये देखो पांचवी लाइन है तिरछी आएगी, फिर एक, एक के पास, फिर एक तो ये पांचवी लाइन है तिरछी आएगी, फिर दो, दो के पास आएगा, फिर तीन, तीन में ये पांचवी लाइन है तो तिरछी आएगी, फिर दो तो ये दो के पास आएगा, फिर दो, दो के पास आएगा, फिर जीरो तो यहाँ जीरो के पास आएगा। तो यहाँ पर हमें जो जीरो की बारंबारता मिली वो 5 और एक 6 बार आया। फिर एक कितनी बार आया, तो एक यहाँ 10 बार आया, ठीक है। फिर दो यहाँ पर कितनी बार आया, तो 5 और 4 9 बार आया, और तीन कितनी बार आया, 5 बार आया। तो यहाँ पर इनका योग कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर इनका योग जो है वो 30 आना चाहिए। तो देखो 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, तो यहाँ पर कुल संख्या हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 6 करना है। प्रश्न 7 है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान नीचे दिए गए हैं। यानी कि किसी संख्या का हमने भाग दिया, तो भाग देने के बाद में जो दशमलव तक की संख्या आ रही है वो दशमलव के बाद 50 स्थान तक, यानी ये 50 बार ये संख्या आई दशमलव के बाद, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। यानी हमें 0 से लगाकर 9 अंकों तक इनकी कितनी बार बार ये रिपीट हो रहे हैं उसकी बारंबारता बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या लेना है, यहाँ पर मुझे लेना है अंक, है ना, ये सब क्या है, अंक है। तो यहाँ आ जाएगा अंक, फिर इनके आ जाएंगे मिलान चिन्ह, ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा बारंबारता, बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 से लगाकर ये 9 तक के जितने अंक है वो सारे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 कितनी बार आ रहा है, तो मैं एक साथ ले लेता हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 0 कितनी बार आ रहा है, तो आप यहाँ सीधा इसको कर सकते हो। ये देखो 0 1, फिर उसके बाद में 2, तो 0 हमें यहाँ सिर्फ 2 बार मिला, तो हम यहाँ पर 2 मिलान चिन्ह कर देते हैं और बारंबारता 2 लिख देते हैं। फिर देखो 1, तो देखो 1 2, फिर उसके बाद में 3 4 और 5, तो 1 हमें कितनी बार मिला, 5 बार, तो 1 2 3 4 और फिर तिरछी लाइन, और बारंबारता हमारे कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर 2 देखो, तो 2 यहाँ कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5, 2 भी हमें कितनी बार मिला, 5 बार, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ आ जाएगा 5। फिर 3 देखो, 3 यहाँ कितनी बार है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7 और 8, दशमलव के बाद में 8 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और 8 मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 4 देखो, 1 1 के बाद में 2 3 4, तो यहाँ पर जो 4 है वो हमें कितनी बार मिला, 4 बार मिला, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और बारंबारता 4 हो जाएगी। फिर 5 देखो, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 और 5, तो 5 भी हमें कितनी बार मिला, 5 बार, तो ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 6 देखो, तो यहाँ 6 हमें कितनी बार मिल रहा है, देखो 1 2 3, वापस देखो ये 4, है ना। तो यहाँ पर 6 हमें 4 बार मिला, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 7 देखो, तो यहाँ 7 हमें ढूंढना है, 1 2 3 4, तो 7 भी हमें कितनी बार मिला, 4 बार, तो ये हो गया 1 2 3 और 4।
यहाँ आ जाएगा 4। अब 8 देखो, 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो 8 हमें वापस देखते हैं, देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये 3 हो गया, 4 और 5, 8 5 बार आएगा, 1 2 3 4 और 5, यहाँ आ जाएगा 5। फिर 9 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ जो 9 आया है वो 8 बार आया है, ठीक है। तो ये हो गया 8। अब हमें इनको गिनना है, इनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 4 5 और 5 10, 10 और 2 12, ठीक है। 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 5 24 और 5 हो जाएगा 29, 29 और 4 29 और 4 33, 33 और 4 37, फिर 37 और 5 42, 42 और 8 50। तो यहाँ पर कुल बारंबारता हमारी कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे हमें प्रश्न का उत्तर देना है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं। तो देखो सबसे अधिक यहाँ पर कौन सा अंक आया, 8 बार सबसे अधिक है। तो 3 भी 8 बार आया और 9 भी 8 बार आया। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला अंक, सबसे अधिक बार आने वाला अंक, आने वाले अंक 3 और 9 है, 3 व 9 है, ठीक है। और सबसे कम आने वाला अंक, तो देखो सबसे कम कौन आ रहा है, सबसे कम आने वाला अंक, तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो संख्या कौन सी है, 2। तो सबसे कम अंक कौन आ रहा है, 0, ठीक है। सबसे कम आने वाला अंक 0 है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 7 करना है। प्रश्न 8 है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये है। यानी कि यहाँ पर कुल 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों से उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आप एक दिन में कितने घंटे तक टीवी देखते हो। तो सब ने अलग अलग आंसर दिया, जो कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सारणी बना लेते हैं, फिर इस दूसरे प्रश्न का हम उत्तर देंगे। तो सारणी बनाने के लिए यहाँ देखो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा आंकड़ा 1 है। और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर 17 है। यानी हमें 5 5 का वर्ग अंतराल लेकर इनके वर्ग बनाने हैं, ठीक है। तो वर्ग कहाँ से बनेंगे, वर्ग हमारे बनेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो इससे कम आंकड़ा क्या, 0 है ना। 0 से 5, 5 से 10 है ना। और कहाँ तक लेना है, हमें 20 तक लेना है, यानी 17 से ज़्यादा क्या आएगा, 20 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ आप चाहो तो वर्ग भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो टीवी देखने का समय, टीवी देखने का समय, और वो किस में है, घंटे में है, एच में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से 5 है ना। वर्ग अंतराल हमें 5 का लेना है, वर्ग चौड़ाई 5 की लेनी है। तो 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा 17 है तो हमें 20 तक लेना है। चलो अब हम देखो यहाँ पर मिलाएंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और लास्ट में आ जाएगा बारंबारता। आप चाहो तो बारंबारता लिख सकते हो, या फिर आप बच्चों की संख्या भी लिख सकते हो, बच्चों की संख्या। चलो, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, 1, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 किस में आएगा, 0 से 5 के बीच में आएगा। फिर 6, तो 6 हमारा 5 और 10 के बीच में, 2 वापस इसमें आएगा, 3 इसी में आएगा, 5, तो 5 हमें निम्न सीमा वाला यानी ये वाला लेना है, ठीक है। फिर 12, 12 हमारा 10 और 15 के बीच में आएगा। फिर 5, 5 निम्न सीमा वाला आएगा। 8, तो 5 और 10 के बीच में 8 आएगा। 4, ये 0 और 5 के बीच में आएगा। फिर 8, तो 8 5 और 10 के बीच में आएगा, और ये 5वां आंकड़ा है तो इसे हमें तिरछा लेना है। फिर उसके बाद 10, 10 हमें निम्न सीमा वाला लेना है ना।
अब है 3, तो 3 किस में आएगा? 3 आपका 0 और 5 के बीच में आएगा, तो इसकी तिरछी लाइन लेंगे। फिर देखो 4 इसी में आएगा। फिर है 12, तो 12 देखो किस में आएगा? 10 और 15 के बीच में। फिर 2, तो ये पहले में आएगा। फिर 8, तो ये 5 और 10 के बीच में आएगा। फिर 15, तो 15 में हमें निम्न सीमा वाला लेना है, ठीक है। चलो फिर 1, तो ऊपर आएगा। फिर 17, तो 17 हमें सबसे लास्ट वाले ग्रुप में मिलेगा। फिर 6, तो यहाँ 6, 5 और 10 के बीच में मिलेगा। फिर 3, तो 3 ऊपर वाले ग्रुप में मिलेगा। 2, तो 2 हमें वापस ऊपर वाले ग्रुप में मिलेगा, तो ये हमें तिरछी लाइन लेनी है। फिर 8, 8 दूसरे ग्रुप में मिलेगा। फिर 5 निम्न सीमा वाला यानी दूसरे ग्रुप में मिलेगा। फिर 9, 9 हमें मिलेगा दूसरे ग्रुप में, है ना, तो इसमें भी हमें तिरछी लाइन लेनी है। फिर 6, 6 भी फिर से हमें दूसरे ग्रुप में मिलेगा। 8, 8 भी दूसरे ग्रुप में मिलेगा। 7, 7 हमें कहाँ मिलेगा? तो 7 हमें दूसरे ग्रुप में ही मिलेगा। फिर 14, 14 मिलेगा हमें तीसरे ग्रुप में यानी 10 और 15 के बीच में। फिर 12, तो 12 हमें मिलेगा फिर इसी ग्रुप में यानी यहाँ पर तिरछी लाइन आएगी। अब देखो ऊपर ये कितना हो गया? ये 5 और 5 10 हो गया, 10 बच्चे हो गए। फिर ये 10 और 3 13 बच्चे हो गए। फिर ये 5 बच्चे हो गए और लास्ट में 2 बच्चे हो गए। इन सब की जोड़ कितनी आनी चाहिए? तो इन सब की जोड़ 30 आनी चाहिए। तो जोड़ो देखो, 10 और 13 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30, यानी हमारी जो बारंबारता है वो सही है। तो यहाँ हम टोटल लिख देते हैं, कुल जो हमारी बारंबारता है वो कितनी आई? 30 आई। अब देखो दूसरा प्रश्न है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा? तो देखो यहाँ पर 15 घंटे से अधिक, तो 15 और 20 है ना, 15 से ज़्यादा, ये वाला ग्रुप है ना। तो इस ग्रुप में केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जो 15 घंटे से 20 घंटे 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, 2 बच्चे सप्ताह में 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा। 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा। प्रश्न 9 है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे, है ना। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है और इनके जीवन काल यहाँ दे रखे हैं वर्षों में। जैसे किसी बैटरी का जीवन काल 2.6 वर्ष है, किसी का 3 वर्ष है ना। तो ऐसे हमें इनके आंकड़े दिए हुए हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इसकी सारणी बनाने के लिए यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। तो यहाँ सबसे छोटा आंकड़ा जो है वो है 2.2, है ना, और सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो है 4.6। तो हमें यहाँ पर जो वर्ग माप लेना है वो 0.5 का लेना है ना। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी हो जाएगी 2 से 2.5, इसके बीच में हमें सबसे छोटा आंकड़ा मिल जाएगा, है ना। तो ये हमें शुरुआत करनी है और ये एंडिंग कहाँ पे होगी? तो ये होगी 5.0 पर, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ 4.6 है, यानी कि यहाँ 4.5 से 5.0 के बीच तक हमें ये जो है वर्ग अंतराल लेना है। तो एक बार मैं यहाँ वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ग है वो मैंने लिख दिए है। अब हम इनकी मिलान चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ है 2.6, तो ये किस में आएगा? फिर दूसरे ग्रुप में आएगा 2.6। फिर है 3.0, तो हमें निम्न सीमा वाला 3 पॉइंट लेना है, ये आएगा यहाँ पर। फिर 3.7, तो ये 3.7 जो है वो 3.5 और 4.0 के बीच में हमें मिलेगा। फिर है 3.2, ये कहाँ आएगा? तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। फिर है 2.2, तो यह फर्स्ट वाले ग्रुप के बीच में है। 4.1, तो यहाँ 4.1 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर है 3.5, तो देखो 3.5 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। फिर है 4.5, तो 4.5 भी हमें निम्न सीमा वाला लेना है। फिर 3.5, तो फिर से ये यहाँ पर आएगा। फिर 2.3, तो 2.3 देखो कहाँ होगा? 2.0 और 2.5 के बीच में हमें 2.3 मिलेगा, है ना।
तो ये यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले ग्रुप में। फिर है 3.2, तो 3.2 जो है वो यहाँ इनके बीच में मिलेगा हमें। फिर है 3.4, तो ये भी यहीं आएगा। फिर है 3.8, तो 3.8 जो है वो इन दोनों के बीच में है। 3.2, तो 3.2 फिर से यहाँ आएगा, है ना, 3 और 3.5 के बीच में। तो ये 5वीं लाइन है, तो इसको हम तिरछा खींचेंगे। फिर है 4.6, तो 4.6 जो है लास्ट वाले ग्रुप में हमें मिलेगा। फिर 3.7, तो ये हमें यहाँ मिलेगा, 5वीं लाइन है तो तिरछा खींचना है। फिर 2.5, तो देखो 2.5 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। 4.4, तो यहाँ 4.4 जो है वो हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। फिर उसके बाद देखो 3.4, तो यहाँ 3.4 जो है वो यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस ग्रुप में। फिर 3.3 इसी में मिलेगा। 2.9, तो 2.9 इन दोनों के बीच में है। 3.0, तो ये निम्न सीमा वाला हमें लेना है। फिर 4.3, तो 4.3 देखो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। फिर है 2.8, तो 2.8 जो है वो हमें यहाँ मिलेगा। फिर है 3.5, तो 3.5 हमें निम्न सीमा वाला लेना है। फिर है 3.2, तो ये यहाँ मिलेगा। 3.9, तो ये भी यहाँ मिलेगा। 3.2 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, 5वीं लाइन है, तिरछा खींचना है। फिर 3.2 इसके पास आएगा। 3.1, तो इन दोनों के बीच में ही मिलेगा हमको। 3.7, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। 3.4 फिर से इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 4.6 यहाँ लास्ट वाले में आएगा। 3.8, तो ये यहाँ इन दोनों के बीच में मिलेगा। 3.2, तो ये इन दोनों के ग्रुप में वापस सबसे ज़्यादा यही बार आ रहा है ना, तो यहीं आएगा। अच्छा, फिर देखो 2.6, तो 2.6 जो है इन दोनों के बीच में है और 5वां आंकड़ा है तो तिरछा लेना है। फिर 3.5 निम्न सीमा का लेना है अपने को, ये भी 5वां आंकड़ा है, तिरछा लेना है। 4.2, तो 4.2 जो है वो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 2.9, तो देखो 2.9 यहाँ मिलेगा हमको। और 3.6, तो 3.6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखो इसकी बारंबारता कितनी आई, 2 आई। फिर 2.5 और 3.0 के बीच में बारंबारता हमें कितनी मिली, 6, ठीक है। फिर देखो 5 और 5 10 और 4 14, इसकी बारंबारता हो गई 14। फिर ये हो गया 5 और 5 10 और 1 11, इसकी बारंबारता हो गई 11। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। कुल बारंबारता हमें कितनी मिलेगी, 40 बैटरियाँ हैं, तो यहाँ जोड़ने पर 40 आना चाहिए। देखो 6 और 2 8, ठीक है। 8 और 14 22, 22 और 11 33, 33 और 3 36 और 4 40, तो यहाँ कुल बारंबारता हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 9 करना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।